सेकंड चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इस चैप्टर में हम नेशनल इनकम निकालने की मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड जो एग्रीगेट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में जानने को हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो उससे पहले एक बार हम ये कन्वर्जन यूनिट्स यस देख लेते हैं। देखो क्या कहते हैं, एक फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस होता है, एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एक नेट और एक ग्रॉस का कॉन्सेप्ट होता है, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर मार्केट प्राइस पे है और फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, या फैक्टर कॉस्ट पे है और मार्केट प्राइस पे जाना है, तो कैसे कन्वर्ट किया जाए इनको आपस में। तो उसके लिए है यहाँ पर कि अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे हैं और अगर हम उसमें NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं तो हम मार्केट प्राइस पे पहुंच जाते हैं, और अगर मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हम फैक्टर कॉस्ट पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हमारे पास नेट वैल्यू है, उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो हम ग्रॉस पे पहुंच जाएंगे, और अगर ग्रॉस पे है उसके अंदर से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो वापस नेट पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया जाए तो हम नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं, और अगर नेशनल प्रोडक्ट में से NFIA को माइनस किया जाए तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पहुंच जाते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले है मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास वैल्यू एडेड या फिर प्रोडक्ट मेथड जिसको कहते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर फ्लो, यानी कि सर्कुलर फ्लो के अलग अलग जो फेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन के जो फेज होते हैं उसके अंदर हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। Every enterprise adds to the value of product which it purchase at intermediate goods, यानी कि जो भी इंटरप्राइज होता है जो कि इंटरमीडिएट गुड्स को बाय करता है, परचेज करता है, वो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। अब ये जो है दिस द वैल्यू विच इज एडेड, जो वैल्यू ऐड किया गया इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, उसको कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। प्राइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस मेथड के। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज यस। नेट आउटपुट मेथड और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। तो इसको नेट आउटपुट मेथड और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहा जाता है। It measures the contribution of all the producing enterprises in the domestic territory of a country within the accounting year. So it gave us GDP, which is gross domestic product। तो कह रहे हैं क्योंकि ये जितने भी एंटरप्राइजेस हैं उनका प्रोडक्शन के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको मेजर करता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, इसीलिए हम इसको GDP कह सकते हैं। तो इस मेथड से हमारे पास कैलकुलेट होकर क्या निकलता है, GDP। In this method, only the value of final goods is to be included. Otherwise, there arise a problem of double counting. अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस मेथड में सिर्फ जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है उसी को ऐड किया जाना चाहिए। अगर हम फाइनल गुड्स की, अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारे सामने एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, अराइज हो जाएगा, जिसको कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो चलो देखते हैं जरा क्या है ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। Problem of double counting means measuring the value of goods or services produced more than once, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट करना, एक से ज्यादा बार काउंट करना प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहलाता है। Suppose the value of cotton produced is added in national income and at the same time value of ready-made garments is also included in national income। कहा है कि सपोज करो कि कॉटन जो प्रोड्यूस हुआ उसको हमने नेशनल इनकम में काउंट कर लिया, और उसी टाइम पे रेडीमेड गारमेंट्स जो बने उसको भी हमने नेशनल इनकम में काउंट कर लिया। बट वैल्यू ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स includes in itself the value of cotton used to make a fabric and which must not be counted again। तो क्योंकि जो फैब्रिक का रेडीमेड गारमेंट बना है तो इस रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने के लिए जो कॉटन है वो ऑलरेडी यूज किया गया, इसमें रॉ मटेरियल की फॉर्म में रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर हमने कॉटन यूज करके ही फैब्रिक बनाया। तो एक बार तो हमने कॉटन को भी काउंट कर लिया, फिर दोबारा हमने जब रेडीमेड गारमेंट्स को ऐड किया तो उसमें कॉटन जो है वो दोबारा से इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने काउंटेड अगेन, दो बार काउंट कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। This duplication can be avoided in two ways. Firstly, including the value of only final goods and avoiding the value of intermediate goods। तो कह रहे हैं कि ये जो डुप्लीकेशन है इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो काम कर सकते हैं, टू वेज हैं हमारे पास। फर्स्टली बाय इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स, या तो क्या कहते हैं जो फाइनल गुड्स हैं
उन्हीं की वैल्यू को ऐड किया जाए, और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसकी वैल्यू को अवॉइड किया जाए, यानी कि फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करो और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, अवॉइड कर दो, हटा दो। Secondly, by using the value added method, in case of each enterprise, it is value added that is included, not the value of output. These concepts are discussed in details as follows. देखो, पहली बात तो हम ये कर सकते हैं कि फाइनल गुड्स को ऐड किया जाए और इंटरमीडिएट को अवॉइड कर दिया जाए। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ वैल्यू एडेड को ही ऐड करें, वैल्यू एडेड मेथड में सिर्फ जो वैल्यू एडेड है उसी को ऐड करें, क्योंकि जो वैल्यू एडेड होता है वो द वैल्यू एडेड दैट इज इंक्लूडेड, नॉट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड ना करें बल्कि वैल्यू एडेड को ऐड करें। तो हर एंटरप्राइज के लेवल पर जो भी नया वैल्यू ऐड हुआ है बस उसी को ऐड किया जाए, नेशनल इनकम निकालते समय उसी को मेजर किया जाए, बल्कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसको मेजर ना किया जाए। तो दो तरीके हैं ये। पहला ये था कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही ऐड करें, फाइनल गुड्स के वैल्यू को, और इंटरमीडिएट को अवॉइड कर दें। दूसरा हमारे पास तरीका है कि जो वैल्यू एडेड मेथड में यूज किया जाता है कि सिर्फ वैल्यू एडेड को ही इंक्लूड किया जाए, वैल्यू ऑफ आउटपुट को इंक्लूड नहीं किया जाए। चलो ये सेकंड वाला जो मेथड है उसको डिटेल में देखते हैं, और यही है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, बेसिकली नेशनल इनकम मेजर करने का पहला मेथड। तो वैल्यू एक्सक्यूज मी एडेड क्या सर, होता है? वैल्यू एडेड का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, यानी कि जो आउटपुट की वैल्यू है, जो फाइनल गुड हमारे पास आया है निकलकर, जो आउटपुट हमारे पास आया है निकलकर प्रोडक्शन होकर, उसकी जो वैल्यू है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को माइनस कर दिया जाए। इंटरमीडिएट कंजम्पशंस यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी चीजें लगी हैं उसको हटा दिया जाए, तो जो वैल्यू आती है उसको कहा जाता है वैल्यू एडेड। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो, हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको दो अलग अलग फॉर्मूला बताया गया है कि हम दो तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट को काउंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे काउंट करेंगे उसके लिए भी अलग से आपको फॉर्मूला बताया गया है। तो चलो जरा समझते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल आपको पता है ये सेल क्या होता है, जो भी पूरे साल में सेल हुई है, बिक्री हुई है, उसको लो, और चेंज इन स्टॉक जो है उसको ऐड कर दो। चेंज इन स्टॉक कैसे पता करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखो स्टॉक में बहुत सारा सामान होता है, तो अभी जो सामान है क्लोजिंग टाइम पे यानी साल के एंड में जब हम अकाउंट कर रहे हैं नेशनल इनकम, तो अभी जो स्टॉक बचा है और जो साल की शुरुआत में स्टॉक था, ओपनिंग में था, उन दोनों का जो गैप होगा, डिफरेंस होगा, उसको कहा जाएगा चेंज इन स्टॉक। और सेल्स निकालने के लिए अगर हमें सेल्स या तो पता हो, और अगर सेल नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे कि जितनी क्वांटिटी सेल हुई और जितना पर क्वांटिटी प्राइस था, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास सेल की वैल्यू आ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करें तो वो होता है डोमेस्टिक सेल, ये वही सेल है प्लस एक्सपोर्ट्स। तो हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक सेल यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सेल हुआ है वो, प्लस हमने जो बाहर अपने देश के एक्सपोर्ट कर दिया वो। तो ये दो आपके पास ऑल्टरनेट मेथड्स होते हैं जिनको यूज करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट का अकाउंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैसे फाइंड किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि कंट्री के अंदर जो भी कंजम्पशन हुआ है वो, प्लस इम्पोर्ट्स, हमने जो भी दूसरे कंट्री से मंगवाया है, इम्पोर्ट किया है वो, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, इन दोनों की वैल्यूज को, तो आ जाता है हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड कर लिया दोनों में से किसी एक फॉर्मूले से, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू एडेड आ जाएगा। अब ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, ये जो वैल्यू एडेड आता है ये GVA होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको GDP-MP भी कहा जाता है। अब एक बार ये फ्लो चार्ट आप देख लो और आसानी से समझ में आ जाएगा। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का मतलब वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के दो वेज हैं, पहला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट्स। अब देखो थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस। तो ये जो अभी हम जिस प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस की बातें कर रहे थे, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। डिफरेंट प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 3 सेक्टर्स। तो जितने भी अलग अलग प्रोडक्शन के एंटरप्राइजेस होते हैं उनको हम बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस गुड्स by exploiting natural resources like land, water, forest, rivers, etc. It includes all agricultural and allied activities
लाइक फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वायरिंग। तो देखो ये क्या कह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में हम उन चीजों को ऐड करते हैं, उन गुड्स को ऐड करते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए प्रोडक्शन जिनका हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट, रिवर एक्सेट्रा। ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो इसमें जितने भी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज होती हैं वो सभी शामिल हो जाती हैं, जो एग्रीकल्चर हो या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हो, चाहे वो फिशिंग हो, फॉरेस्ट्री हो, माइनिंग हो एक्सेट्रा। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इट ट्रांसफॉर्म्स वन टाइप ऑफ कमोडिटी इनटू अनदर यूजिंग मेन मशीन्स एंड मटेरियल्स। तो ये सेक्टर क्या करता है, एक टाइप के कमोडिटी को दूसरे टाइप में चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है, ये मेन का, मशीन्स का और मटेरियल्स का यूज करता है और एक टाइप के कमोडिटी को दूसरे टाइप की कमोडिटी में चेंज कर देता है, मैन्युफैक्चर कर देता है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम कॉटन एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो अगर हम कॉटन से फैब्रिक बना लेते हैं, कॉटन से अगर हम फैब्रिक बना लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर हम शुगर केन से शुगर बना लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में काउंट किया जाता है। उसके अलावा जो तीसरा जो उसके बाद अगले जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनको हम टेरिटरी सेक्टर में काउंट करते हैं, जिस सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, विच प्रोवाइड सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सेट्रा टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। अब देखो भाई, एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके क्या कहते हैं, बहुत सारी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करके दूसरी कमोडिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि जरूरी होती हैं, जैसे कि बैंकिंग की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, कॉमर्स एक्सेट्रा की सर्विस हो गई। तो ये जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है उस सर्विस सेक्टर को कहते हैं टेरिटरी सेक्टर। और ये जो सेक्टर है ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने में। तो ये तीन सेक्टर्स होते हैं जिनमें हम सभी प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब बात आ जाती है वही मेन, नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कैसे करना है स्टेप वाइज। तो सबसे पहले स्टेप में हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना होता है, GDP-MP। और GDP-MP निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर एंड वैल्यू एडेड बाय टर्टियरी सेक्टर। तो तीनों ही सेक्टर्स ने जो जो वैल्यू ऐड करे हैं उन सबको प्लस कर देते हैं। अब ये वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा वो हमने ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये रहा वैल्यू एडेड निकालने का तरीका, ये फ्लो चार्ट और यहाँ पर फॉर्मूला। तो वैल्यू एडेड कैसे निकाला जाता है वो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम दोबारा देख सकते हैं कि हर सेक्टर का वैल्यू एडेड निकाल देंगे। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में हम निकालेंगे नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि NNP-FC। ये जो NNP-FC होता है इसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। तो सेकंड स्टेप में हम नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमने GDP-MP काउंट कर लिया, GDP-MP में से डेप्रिसिएशन को करेंगे माइनस, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी करेंगे माइनस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ तो उसको निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे। उसके अलावा हम करेंगे नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड यानी कि NFIA को प्लस। और इन तीनों के स्टेप करने के बाद हम पहुंच जाएंगे नेशनल इनकम पे। देखो GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT प्लस NFIA गिव्स NNP-FC। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टेप 2, जिसमें हम फाइंड करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNP-FC, जिसको कहा जाता है बेसिकली नेशनल इनकम। तो हमने अभी GDP-MP निकाला, GDP-MP में से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और इन दोनों को माइनस करने के बाद हम NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे। तो GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT प्लस NFIA गिव्स NNP-FC। अब इसका क्या रिलेशन है वो समझते हैं। अभी हम लोग जी पर है, जी मीन्स ग्रॉस, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट, MP यानी मार्केट प्राइस। तो GDP-MP है और हमें जाना है NNP-FC पर। तो G से N पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। अभी हमने जब क्लास स्टार्ट किया था
तो हमने देखा था कि ग्रॉस से जब हमें नेट पे जाना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो इसीलिए हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया यहाँ पर, आप देखो, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस किया। उसके बाद देखो डी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम NFIA को प्लस कर देते हैं, और मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम NIT को माइनस कर देते हैं, और इस तरीके से हम पहुंच जाते हैं GDPMP से NNPFC पर, यानी कि नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला जिसको यूज करके हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो समझनी है हमें। प्रीकॉशंस इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड्स, यानी कि हमें कौन कौन सी चीज सावधानी रखनी है जब हम नेशनल इनकम अकाउंट कर रहे हो, वो भी वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हुए। तो द फॉलोइंग प्रीकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहला, the sale and purchase of old goods and property should not be included in national income। जो पुरानी वस्तुएं हैं या ओल्ड गुड्स है, सर्विसेज हैं, अगर उनका सेल हुआ है या उनका परचेज हुआ है तो उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, बट कमीशन अर्न्ड बाय द ब्रोकर्स ऑफ दीज गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। लेकिन इनको बेचने पर या खरीदने पर जो ब्रोकर्स होते हैं, बेसिकली एजेंट्स होते हैं, उनको जो कमीशन मिला है वो कमीशन जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ये क्लियर है। जो सेकंड हैंड गुड्स हैं, पुरानी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसको अगर परचेज किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है तो उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, बट ब्रोकर्स ने जो उनको बेचने पर कमीशन अर्न किया, कमाया है, उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही उसमें नेशनल इनकम में शामिल करना है। ये सब प्रिकॉशंस तब लिए जाएंगे जब हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज कर रहे हो। तीसरी बात, the value of goods retained for self consumption like wheat kept by farmer for self use should be included in national income। यानी कि जो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं उनकी वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि जैसे मान लो वीट है, फार्मर ने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको उगाया है तो उसको भी हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। पांचवी बात यह है, imputed rent of owner occupied houses और buildings should be included in national income। तो जो भी imputed rent of owner है, जो occupied houses है या building से मिला है, उसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बाय फर्म्स, हाउसहोल्ड्स एंड गवर्नमेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। यानी कि जो ओन अकाउंट प्रोडक्शन फिक्स्ड कैपिटल है फर्म्स के थ्रू, फर्म्स का या हाउस होल्ड का या गवर्नमेंट का, किसी का भी है, जो अपना एक प्रोडक्शन कैपिटल है उसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है छठी इंपॉर्टेंट बात, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, हाउएवर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज बाय पेड एम्प्लॉइज शुड बी इंक्लूडेड। यानी कि जो डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं एक तरीके से उनको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। यहाँ पर जो डोमेस्टिक वर्ड है उसका मतलब है घरेलू, तो जो डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं बेसिकली उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन वो अगर सर्विस एम्प्लॉइज के थ्रू किया जा रहा हो, पेड एम्प्लॉइज के, तो उसको हम शामिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो घर में खाना बनाने की बात है, अगर घर का ही कोई पर्सन है जो खाना बना रहा है, मान लो मम्मी पापा भाई बहन, तो वो जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन वही आपके घर में अगर कोई बाई आती है खाना बनाने के लिए, क्योंकि आप उसको पे करते हो तो वो पेड एम्प्लॉय है, इसीलिए वो जो डोमेस्टिक सर्विस हुई उसके लिए भी उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। लास्ट बात, Yes, sir, I understand. वॉलेंट्री वर्क डन फॉर इट्स ओन सेक और फॉर द कम्युनिटी शुड बी एक्सक्लूडेड। कुछ वॉलेंट्री वर्क्स होते हैं जो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, या तो अपने लिए, अपने फायदे के लिए, या फिर कम्युनिटी के फायदे के लिए, सोसाइटी के फायदे के लिए, तो उनको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। चलो जरा एक बार ऐसे देख लेते हैं कौन सी इनकम इंक्लूड होगा कौन सा नहीं होगा। आइटम इंक्लूडेड इस साइड है और आइटम एक्सक्लूडेड इस साइड है। तो सर्विस ऑफ फ्री गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, इट इज अ प्रोडक्टिव सर्विस, इसलिए इसको इंक्लूड करेंगे। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, ओनली ओनर्स ओनरशिप हैज चेंज्ड, नो एडिशन टू नेशनल प्रोडक्ट हैज बीन मेड। तो जहां पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रिसीट आपको फ्रॉम सेल, किसी जमीन को बेचने पर जो रिसीट मिला है उसको हम नेशनल इनकम से एक्सक्लूड करते हैं,
शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ओनरशिप बदला है, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है। प्रोडक्शन डन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई प्रोडक्शन किया गया है तो उसको हम ऐड करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स को हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों? डबल काउंटिंग की वजह से। फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम ऐड करेंगे। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर हम सेकेंड हैंड गुड्स की बात करें तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ रेंट पेड बाय द टेनेंट, इट इज फैक्टर इनकम, अगर किसानों ने कोई पेमेंट किया है, रेंट दिया है, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन परचेज ऑफ रेंटेड हाउस बाय द टेनेंट्स, तो अगर एक रेंटेड हाउस, किराए के घर को किसानों ने खरीद लिया, टेनेंट्स ने खरीद लिया, मान लो किराएदार ने खरीद लिया, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ही चेंज हुआ है, दोज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। चलो अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ अ फर्म। अब हमें यहाँ पे नेट वैल्यू एडेड निकालना है, एनवीए ऑफ एट मार्केट प्राइस निकालना है। ये आइटम्स लिखा हुआ है, सेल, चेंज इन स्टॉक, डेप्रिसिएशन, एनआईटी, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमें रुपीज लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखो, सेल्स हमें दी हुई है, वैल्यू एडेड निकालना है, नेट बाद में निकालेंगे। जब हम वैल्यू एडेड निकालते हैं तो हम निकालते हैं जीडीपी एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, और हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर नेट निकालना है, तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। उसके लिए जीडीपी एमपी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो हम सेल और चेंज इन स्टॉक को अलग कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। ये देखो, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल है 700 और चेंज इन स्टॉक है 40, तो टोटल वैल्यू एडेड आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 740। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना होता है। तो अब देखो, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट को माइनस करेंगे। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो देखो, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ना यहाँ पर दो चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है परचेजेस ऑफ मशीनरी, और फिर लिखा हुआ है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब देखो, क्योंकि मशीनरी भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्योंकि फार्म ने कोई मशीन है, वो भी इंटरमीडिएट ही है। तो जब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का इतना बना वैल्यू, तो हम मशीनरी को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें शामिल है। ये जो 250 है, ये ऑलरेडी इसमें शामिल है, तो हम इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ इसको काउंट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा, और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा एट मार्केट प्राइस। तो ये रहा 740 माइनस 400 माइनस 80 यानी 260,000। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 260,000। क्लियर है?